नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के रचनाकार, कवि, गद्यकार और प्रमुख रचनाएं, इनको केंद्र में रखकर साहित्य की प्रवृत्तियां और साहित्य की विशेषताएं, इनको केंद्र में रखकर चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है कर्मयोगी प्रज्ञा पुरुष बालकृष्ण शर्मा नवीन। आधुनिक हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने संस्कृति को केंद्र में रखकर, राष्ट्र को केंद्र में रखकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर भी चर्चा की है। कविताएं लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, नाटक, उपन्यास, कहानियां, यह सब भी लिखा है और बहुत सी पत्रकारिता के माध्यम से अपनी रचना धर्मिता का परिचय देते हुए ऐसी रचनाएं भी दी हैं जहां देश की आज़ादी के लिए संघर्ष, जहां देश की अस्मिता के लिए चिंता, यह व्यक्त की गई है। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी ऐसे ही रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को, राष्ट्रीय चेतना को बुलंद किया, मुखर किया और अपने एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ उपस्थित हुए जिसमें लेखनी और तलवार ऐसा प्रतीत होता है। मसी और असी का मणिकांचन योग हिंदी के बहुत से रचनाकारों में, मध्यकाल में भी और आधुनिक युग में भी इस तरह के रचनाकार हमें दिखाई देते हैं जो क्रांतिकारी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और जिन्होंने लेखनी के माध्यम से भी आक्रांताओं को यह बोध कराया कि हम आज़ादी के लिए, स्वातंत्र चेतना के लिए कुछ भी करने को प्रस्तुत हैं। साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जनजीवन, इनमें कलम और तलवार, इन दोनों का मणिकांचन योग एक दुर्लभ उपलब्धि माना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का भी वैशिष्ट्य इसी बात से उद्घाटित होता है। वो एक स्थापित, प्रतिष्ठित कवि भी हैं, राजनेता भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, संपादक, संगठनकर्ता, धर्म पुरुष, भाषाविद, पत्रकार और अनुशासन प्रिय, विनय से युक्त दूरदृष्टा व्यक्ति के रूप में बहुत से आयामों से संपन्न एक ऐसे नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता के रूप में नवीन जी की पहचान होती है। वास्तव में राष्ट्र धर्म क्या है, इसका पाठ नवीन जी ने अपने जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरे देशवासियों को, पूरे पाठक समुदाय को पढ़ाया है। उन्होंने अनेक शाश्वत मूल्य, भारतीय परंपराएं, भारतीय रीति रिवाज, उनकी रक्षा की, उनकी प्रतिष्ठा की, उनकी स्थापना की और कर्म योग का आचरण वो खुद भी करते रहे और दूसरों को भी प्रेरित करते रहे। कर्मयोग के शंखनाद का गुंजायमान स्वर उनकी रचनाओं से बार बार विकीर्ण होता रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से लेकर छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद को आत्मसात करते हुए अंततः मानववाद के द्वार पर नतमस्तक होने वाले इस प्रज्ञा पुरुष ने साहित्य, समाज और राजनीति की अनेक मंजिलें, अनेक लक्ष्य हासिल किए और सदा एकाकी और निर्विकार जीवन जीते रहे। बहुत कम ऐसे रचनाकार हमें मिलते हैं जो अपने युग की एक धारा के साथ साथ आगामी युग की दूसरी धारा और फिर उससे भी अगले युग की तीसरी धारा, इनसे भी जुड़ते हैं। नवीन जी वास्तव में
महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में अपनी रचना धर्मिता के साथ उपस्थित होते हैं। और फिर द्विवेदी युग जो कि सुधार काल था, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि था, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभाषा, इन सब के प्रति चिंता थी। वहाँ से नवीन जी अपनी रचना धर्मिता, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और छायावाद में भी वो लंबे अरसे तक सृजन करते रहे। जो छायावादी समय है, हम जानते हैं कि वह भी स्वातंत्र चेतना की कविता और गद्य का युग है। छायावाद में जो प्रवर्तक हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत और इसके बाद फिर बच्चन और इसी तरह से बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि, ये अपनी काव्य और शक्ति से, काव्य प्रतिभा से, गद्य सृजन से देश को आज़ादी के साथ जोड़कर आगे प्रेरित करते रहे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। प्रसाद ने तो अपने नाटकों से, अपनी कविता से, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, और रहस्यवादी काव्य धारा, विचारधारा, प्रगतिवादी विचारधारा, इन सब को नवीन जी आत्मसात करते चले और मानवतावाद उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए जिस किसी युग में रहे, जिस किसी प्रकार का साहित्य सृजन उन्होंने किया, वो प्रज्ञा पुरुष वास्तव में मानवता और मानवतावादी दृष्टि के प्रति नतमस्तक रहे। उन्होंने अपने समस्त साहित्य में समाज और राजनीति की अनेक मंजिलों को पार किया और स्वतः वो निर्विकार रहे, निष्पाप रहे, एकाकी रहे। बालकृष्ण शर्मा का जन्म सन 1837 में ग्वालियर शहर के भमाना गांव में हुआ था। भयाना गांव जो है वो ग्वालियर का प्रसिद्ध गांव है। उनकी शिक्षा दीक्षा 11 वर्ष में प्रारंभ हुई। सन 1917 में उन्होंने हाई स्कूल पास किया और कानपुर चले गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जो बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके यहाँ पहुँचे और उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया और गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनकी मदद की। सन 1920 में नवीन जी गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए। अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में वे अनेक बार जेल भी गए। नवीन जी का लेखन यूँ तो सन 1917 से 1918 से प्रारंभ होता है और उनकी अधिकांश रचनाएं 1939 से 1952 के मध्य ही प्रकाशित होती हैं। यह वही दौर है जब पत्रकार, साहित्यकार, राजनेता, समाज सुधारक, समाज चिंतक, विचारक, ये देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत थे। जेल या कारावास ये इनके लिए कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं था। सहर्ष आज़ादी के संघर्ष के लिए प्रस्तुत रहते हुए ये जेल जाते रहे। बार बार इनका आवागमन वहाँ जेल के द्वार पर दिखाई देता रहा। कर्मठ, यथार्थवादी, गांधीवादी, अहिंसा के पक्षधर ऐसे कवि नवीन वास्तव में अपेक्षा अनुसार मानवीय रहस्यों को जानने, खोजने का जोखिम भी उठाते रहे। अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन के, समाज के, राष्ट्र के तमाम उन आयामों और मुद्दों पर प्रकाश डालते रहे जिसमें जोश खरोश की अपेक्षा आवश्यकता थी, जिसमें संवेगात्मक अनुभूति और सृजनात्मक ललकार एक साथ दिखाई देती है। इसलिए ईश्वरवाद, भाग्यवाद, पूंजीवाद, भेदवाद, इन सब के विरुद्ध अपने आक्रोश, अपने संघर्ष आदि से जुड़े हुए उद्गारों को वो व्यक्त करते रहे। बहुत से रचनाकार हमें द्विवेदी युग, भारतेंदु युग से होते हुए द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, यानी आज़ादी से पहले तक का ये पूरा जो दौर है, पूरी जो यात्रा है, इसमें बहुत से कवियों ने, बहुत से गद्यकारों ने अपनी रचना धर्मिता से, अपनी अनेक विधाओं के लेखन से राष्ट्र के प्रति चिंता व्यक्त की।
आज़ादी का आह्वान किया, देशवासियों को आज़ादी के इस आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा दी, उसमें पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का स्थान भी उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन ने बहुत सी रचनाएं हमें दी हैं। उसमें काव्य संग्रहों की अगर बात करें तो कुमकुम 1939 में उन्होंने लिखी और उर्मिला 1934 में लिखी, रश्मि रेखा 1951 में, अपलक 1951 में, क्वासी विनोबा 1952 में और इसी तरह प्राणार्पण 1962 में, हम विश्व पाई जन्म के 1964 में अत्यंत चर्चित और ख्याति लब्ध ग्रंथ नवीन जी के माने जाते हैं। द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक एक निबंध लिखा था। उस निबंध का प्रभाव अनेक रचनाकारों पर, युगीन साहित्यकारों पर हुआ दिखाई देता है। हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत नाम की जो रचना लिखी थी, उसके केंद्र में उर्मिला ही थी। इसी निबंध से, द्विवेदी जी के इसी निबंध से प्रेरित होकर उन्होंने उर्मिला के विरह को, त्याग को, उसकी संवेदनशीलता को बहुत खूबी के साथ साकेत में उकेरा है। उसी प्रेरणा से उर्मिला नामक काव्य संग्रह या कविता का रूप ये पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा हमारे सामने सन 1934 में प्रकाश में आता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन एक चर्चित ख्यातिलब्ध रचनाकार हैं, गद्य लेखक हैं, कवि हैं। उन्होंने अनेक भूमिकाओं के माध्यम से, अनेक संपादकीयों के माध्यम से, अपने अनेक वक्तव्यों और भाषणों के माध्यम से, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि के माध्यम से यत्र तत्र न जाने कितने विचार बिंदु उकेरे, प्रस्तुत किए, उनका बीज वपन किया और वो सब प्रकाश में भी आए। गद्य की दृष्टि से सन 1957 में प्रकाशित हमारी संसद भी एक उत्कृष्ट रचना के रूप में स्वीकारी जाने वाली कृति है। सन 1952 से 57 तक आप लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं और 1957 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। इससे यह भी पता लगता है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन राजनीति की समझ, गहरी समझ भी रखते थे और उन्होंने एक राजनेता के रूप में, संसद में चयनित सदस्य के रूप में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई। देश के तमाम ऐसे पक्षों को उद्घाटित किया, ऐसे मुद्दों को उद्घाटित किया जिसकी चिंता उन्हें जनहित में, लोकहित में बनी हुई थी। इसीलिए वो पहले लोकसभा में निर्वाचित होकर आए और फिर राज्यसभा में मनोनीत होकर आए और इस तरह उन्होंने एक लंबा कार्यकाल देश की संसद में रहते हुए, देश की राजनीति करते हुए जनहित और देशहित में, राष्ट्रहित में व्यतीत किया। 1960 में आपको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। हम जानते हैं कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न आदि ये ऐसे पद हैं, ऐसी उपाधियां, ऐसे पदवियां हैं जो देश के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहने वाले लोग, विशेष अवदान करने वाले जो लोग हैं अलग अलग अनुशासनों और क्षेत्रों के, उनको इनसे सम्मानित और विभूषित किया जाता है। तो पद्म भूषण भी आपको मिला और 29 अप्रैल 1960 को दिल्ली में आपने अपने शरीर को त्याग दिया। इस तरह हम देख सकते हैं कि भले ही बहुत लंबी जीवन अवधि प्राप्त न की हो, लेकिन उन्होंने जितना भी समय पाया, जितनी भी आयु पाई, वो समाज, संस्कृति, देश, राष्ट्र, इनको समर्पित की। उर्मिला नामक काव्य रचना 1934 में उन्होंने पूरी की, किंतु इसका प्रकाशन दुर्भाग्य से 1975 के आसपास हुआ। यही वह रचना है जिसमें उर्मिला के चरित्र का विवेचन करते हुए कवि ने प्राचीन आर्य संस्कृति के सशक्त और उज्ज्वल पक्ष को, स्वरूप को
उद्घाटित किया, प्रस्तुत किया। उर्मिला के कथानक को नवीन जी ने युगीन परिवेश से, समकालीन यथार्थ से जोड़ा। भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संघर्ष को बखूबी चित्रित किया। ये जो बोध है, यह जो सांस्कृतिक चेतना है, वह निराला जी का, नवीन जी का एक वैशिष्ट्य है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने वस्तुतः अपने समकालीन रचनाकारों से, छायावादी रचनाकारों से ये सारे गुण आत्मसात किए, ग्रहण किए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को मुखर किया। नवीन जी की रचनाओं में प्रणय और राष्ट्र प्रेम जैसे भावों की शक्तिशाली अभिव्यक्ति मिलती है। एक तरफ प्रेम का स्वरूप उन्होंने उद्घाटित किया और इस प्रेम में भी कई आयाम, कई दृष्टियां शामिल हुईं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताओं में भी उनकी अनुभूतियों को हम सीधे सीधे अभिव्यक्त होते देख सकते हैं। उन्होंने समाज की नवरचना की परिकल्पना की। वो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने अथक प्रयत्न करते रहे। वो एक साधक की तरह, जैसे कोई साधना करता है और देश की आज़ादी के संकल्प को बुनता है, ऐसे एक साधक की तरह वो स्वातंत्र चेतना के लिए रत रहे और उनकी समस्त रचनाओं में, वो गद्य हो पद्य हो, उनमें इसी निश्चल भाव को, इसी सहज साधना शक्ति को, इसी सारस्वत अनुकंपा को हम देख सकते हैं कि वह अभिव्यक्ति को प्राप्त करती है। अतीत की महिमा का गौरव गान छायावादी कवियों ने प्रचुर मात्रा में यह अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। गद्य और पद्य सभी में, यहाँ तक के आलोचना में भी भारत के गौरवशाली अतीत को मैत्री शरण गुप्त ने तो भारत भारती लिखकर वह जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देश के गौरव गान का स्तुत्य प्रयत्न किया। इस देश में जो सशक्त परंपराएं थीं, चाहे वो राष्ट्रबोध की हो, हमारी भौगोलिकता की हो, हमारी नदियों के प्रति दृष्टि की हो, पर्वतों के प्रति दृष्टि की हो, प्राकृतिक संसाधनों के मान सम्मान की हो, अग्नि को देव मानना, जल को देव मानना, ये तमाम तरह के पक्ष मैत्री शरण गुप्त ने, तभी वो कहते हैं हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें, ये समस्याएं सभी। तो वो अपने ऋषि मुनियों की तरफ, साधु संतों की तरफ, ज्ञानियों मनीषियों की तरफ, हमारी प्रतिभा की, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो विरासत है, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, हमें उन्मुख करते हैं। इसलिए तत्कालीन भारतीय समाज की रुग्ण और करुण अवस्था के प्रति उनके मन में एक आक्रोश है और जागरण मंत्र, उसका संचार, भविष्य को पढ़ने पढ़ाने का संदेश और कर्म और साधना का बिगुल वो लगातार अपनी रचनाओं के माध्यम से बजाते रहते हैं। संघर्ष की एक दीपक की लौ उनकी रचनाओं में सदा प्रज्वलित होती रहती है। वो बहुआयामी चिंतन धारा की पहचान लेकर एक रचनाकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। वास्तव में नवीन जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक जागरण मंत्र भी संचरित किया है। बहुत से लोग उनकी रचनाओं को पढ़कर, उनका श्रवण करके, वो मंच की कविता के रूप में हो या पाठ्य पुस्तकों के रूप में हो या काव्य संग्रहों के रूप में हो या पत्रकारिताओं में, पत्रिकाओं में उनके लेखन के माध्यम से हो, उन्होंने तमाम आयामों को चुना और संचार माध्यम के जो भी साधन थे, उन सब के माध्यम से नवीन जी ने स्वातंत्र चेतना, स्वतंत्रता के संग्राम के निमित्त लगभग बहुत से वर्षों तक, वो 9 वर्षों तक कारावास में रहे, जेल में भी रहे और अलग अलग अवसरों पर वो इस प्रकार के राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय संघर्ष की गतिविधियों और कार्यक्रमों से मुखर रूप में जुड़े रहे, उनमें नेतृत्व करते रहे, शामिल भी रहे। कुल 6 बार उन्हें जेल जाने का सौभाग्य मिला। गांधी जी के प्रति आपकी अपार अगाध श्रद्धा बनी रही, किंतु नवीन जी सुभाष चंद्र बोस के भी भक्त थे। यही कारण है
कि गांधीवादी नीति के वे पूर्णतः पक्षधर न बन सके। बालकृष्ण शर्मा नवीन कुछ कुछ क्रांतिकारी कवि भी रहे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस की नीतियों से वो बहुत प्रभावित थे और उनका भी मानना था कि देश को आज़ाद कराने में हम केवल गांधीवादी दृष्टि से सफल नहीं हो सकते। इसलिए सशस्त्र क्रांतिकारियों के प्रति भी उनके मन में अपार अगाध सहानुभूति और श्रद्धा विद्यमान थी। सत्याग्रह आंदोलन जब असफल होता हुआ प्रतीत हुआ दिखाई दिया तो नवीन जी जैसे बिलख उठे थे और उनकी रचनाओं में यह वेदना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति पाने लगी थी। क्रांतिकारियों में जैसे आत्मत्याग और सच्चे योद्धाओं जैसे शौर्य के धनी नवीन जी अत्यंत उदार भी थे। वो भक्त मना भी थे। उनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्र की भक्ति थी। वो मानव और मानवता के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति सदा समर्पित रहे। इसलिए श्री बनारसी दास जी उनके विषय में, बनारसी दास उनके विषय में लिखते हैं, मनुजता, सहृदयता, पर दुख कातरता और उदारता की दृष्टि से नवीन जी का स्थान वर्तमान लेखकों और कवियों में सबसे ऊंचा है। ये गुण दुर्लभ गुण है। मनुष्य को मनुष्य समझना, वो कोई हो, किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का हो, संवेदना के धरातल पर वह स्तुत्य है, वंद्य है और वह ईश्वर का एक रूप है। इसलिए मानवता और मनुष्यता को उन्होंने सर्वोच्च रखा। सहृदयता, पर दुख कातरता, दूसरे के दुख में दुखी होना, उसकी मदद करना, उसे उस दुख से निकालने के प्रयत्न करना, सहृदय होकर यानी संवेदना युक्त होकर दूसरे की सुख दुख की अनुभूतियों में शामिल होना, और उदारता, यह जो बहुत बड़ा गुण है कि यदि किसी के प्रति उदार होकर आप उसकी मदद करें, आप उसकी सहायता करें, तो ये वास्तव में एक ईश्वरीय अनुकंपा के रूप में हमारे साथ जुड़ता है। ऐसे बहुत से कवि थे उस समय, बहुत से लेखक थे, लेकिन नवीन जी उनमें वास्तव में अलग थे, उच्च स्थान पर अधिकृत रूप से आसीन थे। विप्लव की हुंकार भरे गीतों के इस निडर निर्भ्रांत कवि को एक फकीर बादशाह के रूप में देखा जाता है। एक फकीरी है उनके आचरण में, उनके व्यवहार में। दोनों ओर असहाय जनों की सहायता में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला यह विशिष्ट व्यक्तित्व वास्तव में सहयोग और विनम्रता के साथ घोर सिद्धांतवादी भी रहा, दृढ़ संकल्पी भी रहा। उन्होंने विनम्रता का सम्मान किया, लेकिन अपने सिद्धांत के वो प्रबल पक्षधर रहे। उन्होंने देश के विरुद्ध सोचने वाले, आचरण करने वाले लोगों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया। आक्रांताओं के प्रति वो यदि संघर्षशील थे तो उनके मनोमस्तिष्क में सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श बनकर बैठे हुए थे। इसलिए राष्ट्रकवि दिनकर ने उनके विषय में मुक्त कंठ से स्वीकार करते हुए लिखा भी, जब उस नव शार्दूल के बोलने की बारी आती तो बादलों में दरारें पड़ जाती, छतें चरमराने लगती और सत्य का प्रकाश अपने स्वाभाविक रूप में खुलकर बाहर आ जाता। निस्संदेह स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी इस कवि को न तो प्रदर्शन की कामना थी और न ही यश की लालसा। राजनीतिक शक्तियों और सपनों की कामना भी नहीं थी और न ही यश की लालसा थी। वह राजनीतिक शक्तियों और साधनों से संपन्न रहते हुए आजीवन विश्वपाई बने रहे। यही उनके चरित्र और दिव्य व्यक्तित्व की पहचान थी। यह जो गुण है, ये गुण वास्तव में ईश्वर प्रदत्त गुण हैं। अपने लिए कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जिस देश के वो नागरिक हैं, उस देश की संस्कृति के प्रति, उस देश की आज़ादी के प्रति वो सदा समर्पित रहे। उन्होंने साधनों और संपन्नता का लाभ न लेते हुए उस देश के लिए संघर्ष किया और जो विषय है उसका पान करते रहे। यह
दुर्लभ गुण भी वास्तव में जो उन्हें शिवत्व प्रदान करता है, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में वो हमारे बीच में रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन अत्यंत भावुक थे, प्रेमी हृदय थे, सौंदर्यपरक दृष्टि से संपन्न कवि थे और सहृदय भी थे। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि आंतरिक प्रेरणा उनकी वह इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करती है कि उन्होंने जीवन में जब कभी भी जो कुछ भी अनुभव किया उसे पूरी ईमानदारी से, उसे पूरी निष्ठा से अभिव्यक्ति प्रदान की। उनके आचरण में, उनके लेखन में, उनके व्यवहार में, उनकी दृष्टि में कहीं दोहरापन या कृत्रिमता नहीं थी। वो जैसा सोचते थे वो बहुत पारदर्शी सोच वाले व्यक्ति थे। इसलिए राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए देश को वो सबसे ऊपर रखते थे, महत्व देते थे और कहते थे कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमारी धार्मिक जिम्मेदारी, हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी यही है कि जिस राष्ट्र के हम नागरिक हैं उस राष्ट्र की मान मर्यादा का, उसकी इज्जत का, उसकी अस्मिता का ध्यान रखना ये हमारा धर्म है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन का अवदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अतुल्य है, अनुपम है, विलक्षण है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।